नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। हमारे जीवन में ऐसी महिलाएं आती रही हैं जिन्होंने कुछ अलग हटकर किया है, जिन्होंने हमारा जीवन बदला है, जिन्होंने पूरे समाज में अपनी छाप छोड़ी है और बेहतरी के लिए इसमें बदलाव किया है। कुछ इसी तरह हटकर कार्य कर समाज में अपनी छाप छोड़ी है। सागवाड़ा पंचायत समिति की पवित्रा जोशी ने समाज सेवी पवित्रा जोशी ने समाज सेवा एवं राजनीति के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। घर का काम करने के साथ ही सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने से शुरू हुआ यह सफर आज राजनैतिक सफर की ओर चल पड़ा है। बचपन से ही समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली इस महिला ने अपने निस्वार्थ भाव से किए समाज सेवा के कार्यों से साबित कर दिया कि यदि मन में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है तो फिर नदियां भी रास्ता नहीं रोक सकती। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोकापुर में 6 अगस्त 1969 को छबीलाल भट्ट एवं कंकु देवी के घर पवित्रा जी का जन्म हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के समय से ही पवित्रा जी के मन में समाज सेवा की भावना रही। 12वीं उत्तीर्ण कर पवित्रा जी को उन्हीं के गांव निवासी पवनेश जी जोशी से विवाह सूत्र में बांध दिया गया। पवित्रा जी के परिवार में एक बेटा रजत जोशी एवं 2 बेटियां ज्योति एवं मोहिनी जोशी है। पवित्रा जी का राजनैतिक सफर बचपन से ही समाज के प्रति सेवा कार्य करते हुए सन 1995 को ग्राम पंचायत कोकापुर से सरपंच का चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन सिर्फ 15 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसी हार से सीख लेकर पवित्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करते हुए अनेक पदों पर विराजमान रही। इसी के अंतर्गत राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रणी रही। सभी सर्व समाज के साथ मिलनसार स्वभाव रखने के कारण क्षेत्रवासी इन्हें बुआ के नाम से संबोधित करने लगे। राजस्थान की महिला नेता वसुंधरा राजे, किरण माहेश्वरी एवं सुमन शर्मा से प्रभावित पवित्रा जी की भी इन्हीं की तरह कार्य करने की भावना रही है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में डूंगरपुर जिले में पहला महिला मोर्चा सम्मेलन हुआ, जिसमें पवित्रा जी ने भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रहते हुए 5000 महिलाओं को शामिल कर सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाया, जिसे वसुंधरा राजे, किरण माहेश्वरी, सुमन शर्मा एवं कई राष्ट्रीय नेतागण आज भी याद करते हैं। पवित्रा जी महिला मोर्चा की महामंत्री रहते हुए जुलाई 2007 में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। इसके अलावा मांडव लैंप्स में कोऑपरेटिव चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया। सन 2009 में एक बार फिर कोकापुर ग्राम पंचायत से पंचायत चुनाव लड़ा एवं भारी मतों से जीत हासिल कर 2015 तक उप सरपंच के रूप में कार्यरत रही। पार्टी द्वारा इनके अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें संगठन द्वारा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया। वर्तमान में भाजपा के डूंगरपुर जिला अध्यक्ष प्रभुजी पंड्या ने सिद्धनाथ मंडल के अध्यक्ष के रूप में पवित्रा जी जोशी को निर्वाचित किया एवं 17 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी बनाई। समाज सेवा की भावना मन में रखते हुए पवित्रा जी ने पवित्र जन सेवा संस्थान एवं विकास सेवा संस्थान के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़कर अपने बलबूते जीवन में कुछ करने की प्रेरणा दी। पवित्रा जी द्वारा महिलाओं को संस्थान के माध्यम से कई रोजगार के कार्य जैसे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर आदि सिखाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को इंसाफ दिलाने में भी पवित्रा जी कार्यरत रहती है। अपने इन्हीं कार्यों के कारण इन्हें उपखंड अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। राजनीति के साथ साथ पवित्रा जी अपने ब्राह्मण समाज में भी कई पदों पर विराजमान रही। पवित्रा जी ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण महासंघ की प्रदेश मंत्री एवं टमटिया चौखला की महिला अध्यक्ष भी रही। वहीं विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ में भी विभिन्न पदों पर रही। इसके अलावा मानव अधिकार राष्ट्रीय आयोग में भी अच्छा कार्य किया। आइए देखते हैं पवित्रा जी के जीवन के कुछ पल एकता समाचार पर। ये हमारे सामने है सिद्धनाथ मंडल अध्यक्ष पवित्रा जी जोशी, जिनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोगों की सेवा में ही गुजरता है। दिन कहो या रात कहो, हर पल लोगों की चिंता में खोए हुए रहने वाले हमारी ऐसी महिला मोर्चा जयपुर से लगा के दिल्ली तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर मुख्यमंत्री कहो या प्रधानमंत्री कहो,
ऐसे लोगों में शाख रखने वाले हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही, प्रदेश में भी पद पे रहे, सर्व समाज को लेके चलने वाले ऐसी हमारी पवित्रा जी जोशी, जो हमारे कोकापुर के अंदर भुआ के नाम से जाना पहचाना नाम है इनका, इनको हम सैल्यूट करते, सलाम करते हैं। और ऐसे महिलाओं के से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो जन सेवा की है वो एकदम सराहनीय है, और जन सेवा ये जो कर रहे हैं उससे सभी को, महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे की कड़ी में मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जो राजस्थान में सर्वप्रथम डूंगरपुर जिला आया था। उस 5000 महिलाओं को जोड़ने में आपने जो मेहनत करी और आपको कितनी कठिनाई है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, जिसकी वसुंधरा जी आज भी हर भाषण के अंदर जब हमारे वागड़ क्षेत्र में आती है तो हर वरिष्ठ जनों के विधायक कहो या सांसद कहो उनके सामने आपकी बात रखती है और कहती है कि पवित्रा जी ने 5000 महिलाओं को शामिल किया था। उसके बारे में थोड़ा बताइए मैडम। मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, तब मुझे जयपुर से आदेश मिला था हर राज्य में, हर जिले में महिला मोर्चा का एक जिला सम्मेलन करवाना है। मैंने यहाँ पर हर गांव, हर इकाई तक तो मैं जुड़ी हुई थी, इसलिए मुझे महिलाओं को एकत्रित करने में कोई दिक्कत नहीं आई। और उसमें मैं धन्यवाद देता हूँ कनकमल जी कटारा साहब को कि उन्होंने उन सभी महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की थी और सम्मेलन की बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी। और उस सम्मेलन में सुमन जी और किरण जी आए थे, लेकिन जब हम स्टेज पे ही बैठे हुए थे और फोन आया वसुंधरा जी का कि आपके वहाँ का जिला का सम्मेलन कैसा हुआ और क्या रहा, तो जब यहाँ किरण जी ने बताया कि 5000 से भी अधिक रजिस्टर्ड महिलाएं हैं और हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, एक एक महिला का नाम और मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर, तो हमने उनको ये बताया तो उन्होंने कहा कि अरे यार ऐसा मेरे को पता होता तो मैं स्वयं वहाँ पर आ जाती। और उन्होंने उस टाइम बहुत गर्व महसूस किया था कि भाई वास्तव में महिलाएं और इतना काम भी ग्रामीण अंचलों में भी करती है। लेकिन उनकी सभी मेरी साथी बहनें मधु दीदी, किरण दीदी, सुमन जी और वसुंधरा जी, उनके सबके सहयोग से ही हम यहाँ ग्रामीण अंचल में कर सकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये अच्छा सम्मेलन करवा पाना वो भी एक अपने आप में मेहनत का काम था। और मैं सभी ग्रामीण अंचल के सभी वर्गों के साथ जुड़ी हुई हूँ, सभी वर्गों को साथ लेके चलने में हम इच्छा रखते हैं और उनका सहयोग करते हैं, इसीलिए ये संभव हो पाया। सभी मेरी उस टाइम की महिला बहनों को भी धन्यवाद है। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे पवित्रा जी ने कि भाई आज जो कार्य अपन कर रहे हैं वो सभी को करना चाहिए। ये आगे की कड़ी में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो हमें याद है हमारी एकता समाज की टीम यहाँ पे सर्वे करने के लिए आई थी। हमारा जो है वो विधायकों का सर्वे चल रहा था, उस सर्वे में हम आपके यहाँ पे बैठे थे। तो सर्वप्रथम कनकमल कटारा का जब सांसद की नाम की घोषणा हुई तो हमें याद है एकता समाज के माध्यम से आपके पास फ़ोन आया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हम चुनाव को लेके चर्चा में दौड़ ही रहे थे, सभी अटकलें लगा रहे थे, लेकिन मेरे कार्य और किरण दीदी के माध्यम से मैं दिल्ली तक भी उस मोर्चे से और सम्मेलनों में मैं जुड़ी रहती थी। और दिल्ली के वहाँ के पत्रकार वगैरह या कुछ भी है, मेरे पर्सनल भी कोई ऐसा सपोर्ट है वहाँ पर, तो वहाँ से हम बैठे हुए थे घर पे और फ़ोन आया। तब राजू भाई आप भी बैठे हुए थे, गजानन जी टिटुआ बैठे हुए थे मेरे यहाँ पर, और कोई चर्चा ही कर रहे थे, तभी फ़ोन आया और हमें बताया कि कनक जी की टिकट फाइनल हो चुका है। हमें बहुत खुशी हुई और मैं ये छोटी सी कार्यकर्ता वहाँ तक जाने की ताकत नहीं रख सकती थी, लेकिन किरण जी, सुमन जी और वसुंधरा जी के माध्यम से और कनक जी कटारा की प्रेरणा, यहाँ पर हमको उनका भी सहयोग अच्छा रहता है, उनकी सभी के माध्यम से मैं वहाँ तक मेरी पहचान बनी है और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान होती है, ऐसी बात रखने वाले हमारी पवित्रा जी आपके सामने थी एकता समाज के माध्यम से, क्योंकि इनकी जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। आज हमने एकता समाचार के माध्यम से इनसे रूबरू हुए और इनकी जीवनी हम एकता समाचार के माध्यम के आपके सामने पेश करेंगे। इनके जीवन से लगा के 1995 से लगा के अभी तक वर्तमान में क्या क्या पद रहे, क्या क्या इनको सम्मान से नवाजा। मैडम बताइए, यहाँ पे जन सेवा में भी आप तत्पर रहती हो, सामाजिक कहो या किसी भी क्षेत्र में कहो, अपने समाज के अंदर आप ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखती हो, तो ब्राह्मण समाज ने आपको क्या क्या पद दिया और क्या क्या सम्मान से नवाजा? मुझे ब्राह्मण समाज में इकाई का भार सौंपा, उसके बाद मुझे 10 गांव संगठन का अध्यक्ष बनाया, पहले मनोनयन किया था, उसके बाद में फिर मैं निर्वाचित भी हुई और प्रदेश में मैं प्रदेश मंत्री भी हूँ अभी
राष्ट्रीय महासंघ की, ब्राह्मण महासंघ की और परशुराम जयंती वगैरह आते हैं, हम अच्छा कार्यक्रम भी करते हैं। और ब्राह्मणों के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी और सबसे सर्वप्रथम हमारे दसगांव संगठन अध्यक्ष में जो भी कुरीतियाँ हैं मृत्यु भोज के संबंध में है, वो चाहे हमारे यहाँ विवाह संबंधी कोई बातें हो, चाहे कोई भी प्रकार का नियम पालन ना कराने में, सबसे प्रथम हम दहेज लेने में, चाहे जैसे पहले कुरीतियाँ रहती थी कि भाई इतने साड़ियाँ करो, शादियाँ ब्याह करे, इतना खर्चा करो, ये करो, वो करो, कम करो, मृत्यु भोज का पाबंदी हमने अच्छे से करवाई है। और हम समाज के लिए एकजुट होकर सभी काम करते हैं और उसमें मेरा जितना भी समय रहता है मैं समाज के लिए भी समर्पित करती हूँ। औरों के लिए जो काम आए वही है जीवन, इसी परिभाषा को लेकर चलने वाली हमारी पवित्रा जी के बारे में हमने जानकारी बताई। पवित्रा जी एक बात कहना चाहते हैं कि हमको हमारी जानकारी में महिलाओं के कुछ बारे में हमने महिलाओं के पास जाकर आपके बारे में हमने पूछा तो उन महिलाओं ने बताया थे कि भाई अब हम हर जगह घूमते हैं, एकता समाज के मानते हुए, तो बहुत सी जगह हमको महिलाओं से मिलता है कि भाई ये जो हम सिलाई सेंटर सिलाई कर रही है, हमारा घर जो चला रही है, वो पवित्रा जी की संस्था के थ्रू हमने सीखा है। तो आपकी संस्था भी आगे बढ़ी है, उस संस्था के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने अपनी संस्था के जरिए महिलाओं को रोज़गार दिया, महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा रहने का एक मौका दिया, संबल मिला उनको, और बहुत सी महिलाओं को कानूनी जानकारी भी आपने दी है। इसके बारे में थोड़ा अंत में बताइए। मैंने एक छोटा सा फर्म खोला था पवित्र जन एवं विकास सेवा संस्थान का, उसके माध्यम से क्योंकि मैं जब ये राजनीतिक आधार पे गाँवों में जाती थी तो मुझे महिलाओं का दर्द सामने आता था कि ये हम क्या करें मैडम, घर पे बैठे हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है। तो मैंने इनके माध्यम से उनको सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाया, बंदेज क्या कैसे काम करते हैं उसका प्रशिक्षण दिया और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया, जिसके माध्यम से उसमें सिलाई के बैग बनाने का काम भी मैंने सिखाया। वो अभी काम आएगा। जो बैग बनाने का काम सिखाया था वो लॉकडाउन में थैलियाँ बंद हो गई है प्लास्टिक बैन पे, तो वो थैलियाँ बनाने का काम भी सिखाया। तो उस काम को लेके महिलाएं अपने अपने घर में रोजगार पैदा कर रही है। हमने उनको सिखाया किस तरह से काम करना है और किस तरह से उनकी सेलिंग होगी। हमने जयपुर में भी 8 मार्च को एक स्टॉल लगाई थी, यही अपने घर के काम के और घर के सारे बैग्स वगैरह और ज्वेलरी कैसे बनाते हैं ये सारा प्रशिक्षण दिया था। तो उसमें भी हमें अच्छा सम्मान मिला था। महिला बाल विकास से हमने वहाँ पर एक स्टॉल जयपुर में भी लगाया था। और अभी महिलाएं लॉकडाउन के दौर में जो हमने सिखाया है उसी का उपयोग कर अपने घर का खर्चा चला रही है और अपने घर की गृहस्थी ठीक कर रही है। उसमें मैं खुद बड़प्पन नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने समय निकाल के हमारे पास आए तो हमने सिखाया और वो सीखी है, उनका परिवार चला रही है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैडम एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि भाई वसुंधरा जी कहो या किरण माहेश्वरी जी कहो या सुमन जी शर्मा कहो, जो राष्ट्रीय लेवल की महिला मोर्चा का संगठन कहो, वो भी आपको नाम से जानता है। जयपुर में जब भी आपकी मीटिंग होती है वहाँ पे आपको नाम से पुकारा जाता है और यहाँ पे भी अभी वर्तमान में अभी एक बीसी के जरिए सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि लॉकडाउन है, उसके जरिए ये जो अभी बीसी के जरिए जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपसे क्या क्या बात हुई हमारी वरिष्ठ जनों से? मेरी वर्चुअल रैली भी हुई, ऑनलाइन हमारी मीटिंगें होती रहती हैं। किरण दीदी का बहुत सहयोग रहता है। सुमन दीदी महिला आयोग की अध्यक्ष जी थी, तब भी उन्होंने हमें बहुत ही यहाँ के लोकल सहारा दिया। हमारी बात यही होती है कि यहाँ पर ये रोजगार संबंधी समस्याएं आती है तो भी उनसे हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी बात गहलोत सरकार तक वो वहाँ पर बैठे हुए भी पहुँचाते हैं। हमने यहाँ पर कोरोना के कार्यकाल में भी मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण एवं गरीबों को किट देने का काम भी बहुत जोरों शोरों से किया। और किरण दीदी का, सुमन दीदी का इतना सहयोग रहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ मुझे जब से बीजेपी के विभिन्न पद मिले हैं, उन पदों में यहाँ पर पीड़ित लोग बहुत रहते हैं। आधी रात को आदिवासी एरिया में अभी तो 108 की व्यवस्था जब से 4 की वगैरह वसुंधरा जी ने व्यवस्था की है उसके बाद तो ठीक है, लेकिन उससे पहले रात को 1 बजे और 12 बजते चाहे 2 बजते मुझे आदिवासी बेल्ट से भी फ़ोन आते हैं कि मैडम मेरी डिलीवरी का है, मुझे यहाँ जाना है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ, या महिला प्रताड़ित होती है कि उन्होंने मतलब किसी के पति ने निकाल दिया, किसी के साथ कुछ अनहोनी होती, सभी विभागों में मैंने तत्परता से दिखाई और वहाँ पर मैंने काम किए हैं।
एक बार बहुत ही भयंकर कांड हुआ था पछला सा, उसमें भी मैंने सुमन जी को यहाँ बुलवा कर उस महिला तो चली गई, लेकिन उन लोगों को, पीड़ितों को भी न्याय दिलाया था। और ऐसे ही अनेकों कार्य मैंने किए हैं और हमेशा करती रहूँगी। यहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए सुमन जी का भी हमें बहुत सहयोग मिला है और उनसे यहाँ के सभी लोकल लोगों को मैंने लाभ भी दिलवाया है। वसुंधरा जी का हाथ हमेशा हमारे साथ है और हम सभी महिलाएं उन पे गर्व करती है कि किरण जी, सुमन जी, वसुंधरा जी, ऐसी महिलाओं का हमें साथ मिलता है और हम भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। मैडम, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने घरों में है, सुरक्षित है, मास्क बांध रहे हैं, और 2 गज की दूरी बनाई रखी है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने लॉकडाउन में जो हमारे 22 मार्च से लगा कि अभी तक लॉकडाउन है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताइए। जैसे ही ये लॉकडाउन की विपदा आई, मोदी जी पे कोरोना का संकट आया, तब हर क्षेत्र में महिलाओं ने यही सोचा कि अब लॉकडाउन है, अपन क्या करें। सर्वप्रथम तो इस बीमारी से बचने के लिए मास्क की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी संस्था की महिला बहनों को हमने कहा कि भाई हम सामान उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन आपने सीखा है, आपको उसके बारे में मेहनताना मिलेगा। लेकिन पवित्र जन एवं विकास सेवा संस्थान की महिला बहनों ने कहा कि हमें मोदी जी का साथ देना है, तो उन्होंने निःशुल्क मास्क बनाए। हर महिला जो भी मेरे सिलाई सेंटर में आती थी, जिनको भी मैंने सिखाया, उन्होंने निःशुल्क मास्क बनाए। किसी ने 1000 बनाए, किसी ने 2000 बनाए, किसी ने 5000 बनाए या किसी ने 500 भी बनाए। मैंने स्वयं ने भी अपने हाथ से सिलकर सभी जगह मास्क वितरण करने का कार्य हमने किया। उन महिला बहनों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और संस्था के माध्यम से हमने किट वितरण भी किए। 750 रुपये का पर किट की माध्यम से लागत की राशि हुई। 750 रुपये के पर पैकेट के हिसाब से हमने जहाँ भी गरीबों को ऐसा लगा हमें कि यहाँ पर सहायता नहीं पहुँच रही, वहाँ हमने सहायता पहुँचाई और वहाँ जाकर उन लोगों की आर्थिक सहायता भी की। और जो भी सरकार के लाभ थे, केंद्रीय बजट आया, उसके जो भी लाभ थे जो केंद्र सरकार दे रही थी, वो भी इन सभी महिलाओं ने समूह के माध्यम से उन महिलाओं ने घर घर जाके और संपर्क करके उनको जागरूक भी किया कि ये लॉकडाउन है, इसी विकट परिस्थिति है, बाहर न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखे एवं दूरी बनाए रखे और मास्क मुँह पे बांधे रखे। इसकी प्रेरणा देते हुए उन्होंने मास्क वितरण किए और जनसंपर्क भी किए। अभी नरेगा चल रहा है, नरेगा में कुछ लोग भी आपके साथ में यहाँ पे आपके गांव के अंदर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे सरकार का क्या क्या लाभ मिल रहा है और आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारे यहाँ पर रोजगार चल रहा है, लेकिन उस रोजगार से इन लोगों की कोई भी सहायता पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक जॉब कार्ड है, उसमें 5-7 लोग हैं और उन 7 लोगों का गुजारा एक जॉब कार्ड से हो नहीं पाता है। इसलिए जनता त्रस्त है। गहलोत सरकार कुछ सहयोग नहीं दे रही है। मैं यहाँ गांव के माध्यम से गांव के लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 200 दिन गहलोत सरकार को करने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम देना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति अभी ये नहीं रही है। बाहर सारे उनके धंधे चौपट हो गए हैं और न कोई काम पे जा रहा है, न कोई यहाँ पर फैक्ट्री या कोई ऐसे उद्योग धंधे यहाँ लोकल है नहीं राजस्थान में। अब ये लोग यहाँ गाँवों में कर सके ऐसे। मैं सिद्धनाथ मंडल अध्यक्ष पवित्रा जोशी राज्य सरकार से ये मांग कर रही हूँ, मेरे गांव की तरफ से, मेरे पूरे मंडल की तरफ से, कि हमारे यहाँ बिजली के बिल माफ़ किए जाए। गहलोत सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए कि गरीब लोग यहाँ पर प्रवासी सब अपना पलायन करके गाँवों में आ गए हैं। गाँवों में घरों में उनके खाने पीने की व्यवस्था कुछ है नहीं, क्योंकि 30 किलो गेहूँ या पर व्यक्ति 5 किलो गेहूँ देने से उनका गुजारा नहीं होता है। और ऊपर से गहलोत सरकार ने इतने बड़े बड़े बिजली के बिल थमा दिए हैं। पहले तो कहा उन्होंने कि हम 3 महीने का बिल एक साथ से दिया, पहले माफ़ करने का वादा कर फिर 3 महीने के बिल साथ से थोपे हैं। परिवार चलाना मुश्किल है, तो ये बिल लोग यहाँ के नहीं भर सकते हैं। मैं राज्य सरकार से ये मांग करती हूँ मंडल अध्यक्ष होने के नाते कि लोगों के बिजली के बिल माफ़ किए जाए। ग्रामीण इलाकों में जनता त्रस्त है और बिल नहीं भर सकती है, न अभी कोई बरसात हुई है, न उनके कोई खाने पीने की व्यवस्था है, क्योंकि 5 या 10 किलो से उनका गुजारा नहीं होता है। उस गुजारे के साथ खाली गेहूँ और चावल खाने से उनका पेट नहीं भरता है, और भी उनकी वस्तुएं होती है, रोजमर्रा की जिंदगी है।
मैं गहलोत सरकार से कहना चाहूँगी कि अतिशीघ्र बिल माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने एकता समाचार के माध्यम से हमें जानकारी दी और हमारे दर्शकों को और हमारे जितने भी हमारा चैनल जो देख रहे हैं इनको आपने आपके बारे में जानकारी दी और आपने जो मांग रखी इसके लिए एकता समाचार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।